हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो मैं एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी की ही एक कड़ी में मैं एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आप सभी के बीच हाजिर हूँ। फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जुड़ते हैं हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी साइकोलॉजी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। लगभग एक महीने से ऊपर अपना टाइम हो गया है और रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जहाँ पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान आपकी आती है, बाल विकास यदि आपके आता है, मनोविज्ञान यदि कहीं भी आती है, तो वो सभी एग्जाम्स के लिए अपनी जो ये क्लास है वो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी सिर्फ अभी तो आपको क्योंकि अभी कोई वैकेंसीज है नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कोई बात नहीं, पढ़ लेते नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन मैं यकीन मानिए, जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन यही क्लासेस आप सब पुराने तरीके से देखोगे। इससे अच्छा है कि अभी आप धीरे धीरे साथ में चलते चलिए। ओके, अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अपने जो मैथ्स के रेगुलर रूप से शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं उनको भी आप देखना न भूलें। रेगुलर रूप से आपके आ रहे हैं, डेली एक 3-4 से लेकर 6-7 वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं। तो उनमें क्या है, आपके सामने कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि छोटे छोटे मतलब एक मिनट 2 मिनट अपने वैसे ऐसे वेस्ट कर देते हैं ना। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं हम ज़्यादातर। आज तक किसका ज़माना, आजकल लोग रील्स ज़्यादा देखते हैं। अब उसी आपको रील्स लेके जाएंगे आपसे और आप उसको इस चीज़ में मतलब अपने टाइम में कन्वर्ट कर दें कि बस शॉर्ट में चलते रहें और अच्छे तरीके से देखते रहें। ओके, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम जो अपनी साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी में हम शारीरिक विकास पूरा करने के बाद नैतिक विकास पे आए थे। और कल मैंने कोहल जो अपने जीन पियाजे के नैतिक विकास के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था। ओके, अब आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास। ये नैतिक विकास ऐसा है कि इसकी अवस्थाएं अपने को अलग अलग समझनी है। किस प्रकार से कोहलबर्ग का नैतिक विकास या नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट की शुरुआत किसने की थी? जीन पियाजे ने। लेकिन इसको आगे इसको विस्तृत रूप किसने दिया? कोहलबर्ग ने। इसलिए जो अपने कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। कहानी कौन सी है? कहानी एक हिंज नाम के व्यक्ति की। कहानी किसकी है? कहानी है हिंज नाम के व्यक्ति की। ये कहानी इस प्रकार से है कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था, वो उसकी बीवी बीमार थी। उसकी बीवी क्या थी? बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार। वो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन लिख के दी। मेडिसिन ऐसी जो केवल और केवल एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलती। हालांकि इस कहानी को अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि मतलब उसको मेडिसिन लिख के दी और वो केवल एक ही दुकान पर उपलब्ध थी, एक ही दुकान पर। जब वो दुकानदार के पास गया, उसको मतलब मेडिसिन वाले के पास लेने गया, वहाँ से उसने दवाइयाँ ली। दवाइयों की उसने कीमत पूछी तो मान लीजिए उसके 4 रुपये उसकी कीमत बताई। हालांकि जो भी उसकी मतलब पाउंड्स वगैरह थे उनमें बताई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, या थे भी तो कम थे। किसको सुना रहे? ये कहानी बच्चों को सुना रहे हैं। कौन? हिंज नाम के व्यक्ति। कहानी कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने रखी कि हिंज नाम का व्यक्ति है, उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, वो अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए उसको मेडिसिन कंपल्सरी। अगर उसको मेडिसिन टाइम पे नहीं मिली तो उसकी बीवी मर जाएगी। हिंज नाम के व्यक्ति की बात है। अब क्या हुआ? अब उसके सामने 2 कंडीशन है। एक कंडीशन, अब उसने जो है मतलब कोहलबर्ग ने बच्चों को बताया कि उसके बाद वो रात को गया और रात को जा करके वो मेडिसिन उस मेडिकल स्टोर से चोरी करके उस लाखरे डॉक्टर को दे दी। अब उसने अलग अलग उम्र के बच्चों के सामने ये बातें रखी, क्योंकि कौन सा विकास चेक करना है? नैतिक विकास। तो अलग अलग उम्र के बच्चों के सामने ये बात रखी कि देखिए, ऐसे ऐसे हिंज नाम का व्यक्ति है और उसकी बीवी इस प्रकार की कंडीशन में वो मेडिसिन चोरी करके अपने उसको डॉक्टर को देता है। अब शुरुआत में बच्चों के सामने, छोटे बच्चों के सामने रखी तो उनका रेस्पॉन्स क्या आया, फिर बड़े बच्चों के सामने रखी, उनका रेस्पॉन्स क्या आया। इस रेस्पॉन्स के आधार पर उसने मतलब अपने उसका जवाब दिया, जो नैतिक विकास है उसको आगे बढ़ाया। तो क्या कि एक तरफ अब बच्चों के सामने उसने प्रश्न क्या रखे कि क्या हिंज को दुकान से चोरी करनी चाहिए थी या अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देता? क्या हिंज को दुकान से मतलब जो मेडिसिन की दुकान थी उसे चोरी करनी चाहिए थी या फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देता? अब छोटे बच्चों के सामने लिखा था उनकी अलग मोरालिटी। उन्हें क्या, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। उन्होंने इस बात पे
थोड़े और समझदार होते तो वो मतलब कि इसको थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेता, चोरी नहीं करनी चाहिए। थोड़े और समझदार होते तो क्या भाई चोरी करना जायज़ है, क्योंकि मतलब ऐसा अपराध जिसमें मतलब आपकी कुछ किसी बेसिक नीड के लिए किया जाए तो वो अपराध मतलब अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग उसके नतीजे हैं। हमें इसके परिणाम नहीं जानने, परिणाम जो कोलबर्ग ने उसके देखे परिणाम के आधार पर नैतिक विकास दिया। हालांकि एक बात है, तो ये जो साइकोलॉजिकल थियरी है ये बहुत पहले की थियरी है, उसके टाइम में और आज के टाइम में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रूप से वही चल रही है। तो उसी के आधार, लेकिन बेस होता है ना, बेस उसके आगे जो अपने विस्तृत चर्चाएं होती रहती हैं, आगे उसमें मतलब संशोधन होता रहता है, लेकिन जो बेस होता है ना वो बेस आपको क्लियर होना जरूरी है। तो ये हिंज नाम की कहानी सिर्फ एक पात्र है, मतलब कहानी है, उस कहानी के माध्यम से बच्चों की मोरालिटी चेक की गई थी। तो हेडिंग लगाइए कोलबर्ग का नैतिक विकास। कल हमने जीन पियाजे का पढ़ा था, आज हम किसका पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग का। कोलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में बात करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास। कल हमने जीन पियाजे का पढ़ा, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोहलबर्ग। अब ये नाम ऐसे हैं, मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि देखो अपने राजस्थान में राम श्याम सीता गीता होते हैं ना, वैसे ही फॉरेन में ऐसे नाम होते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास, हम मोरल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, हम नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे थे, और नैतिक विकास में करते करते हमने जीन पियाजे की बात, किसकी बात की है? कोहलबर्ग की बात की। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में इन्होंने कुछ संशोधन किए थे। ये बात आपको बता दूं कि जो पियाजे का सिद्धांत था ना, उसमें कुछ संशोधन किए थे इन्होंने पियाजे के जो सिद्धांत उसमें संशोधन किया, और इसने किसकी कहानी बताई? इसने हिंज नामक एक व्यक्ति की कहानी बताई। जो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंज नामक व्यक्ति ऐसे था, उसकी बीवी बीमार थी, वो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, कोहलबर्ग ने क्या किया? कोहलबर्ग ने मतलब अलग अलग उम्र के बालकों पे एक्सपेरिमेंट किया, और इसने 3 तो दिए स्टेज और 6 दी इसने अवस्थाएं। 3 दिए इसने स्तर और 6 दिए इसने अवस्थाएं। देखिए ध्यान से, 3 तो दिए इसने स्तर, 3 तो दिए इसने स्तर, स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं लेवल्स। 3 तो इसने दिए लेवल्स और 6 इसने दी अवस्था। 6 इसने क्या बताई? अवस्था, इसको बोलते हैं अपने स्टेज। अब देखिए याद कैसे रहेंगे, या क्या वैसे हो जाएगा, क्या स्तर 3 थे, या अवस्था 3 थी, लेवल 3 थे, या स्टेज 6 थी, मतलब क्या थे? आप देखो 6 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 6 क्या है? स्टेज। एस से एस, सिर्फ इतना याद रख लो कि जो स्टेज है, जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं 6 थी, 6 स्टेजेस, या ऐसे याद रख लो, स्तर में सतर 3, दोनों में से एक याद रख लो, अपने आप दूसरा याद रख लो। 6 स्टेज, एस एस, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 6 स्टेज। देखिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं याद करवाने की, बस इसी चीज़ है कि मैं कन्फ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ दोनों में ये है कन्फ्यूजन वाला पॉइंट, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट। अब देखो कन्फ्यूजन उसमें कल जब आपको पता था कि जीन पियाजे कैसे बनाना है, नहीं वहाँ कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं। ये सिर्फ इतना है कि याद करने में माइंड थोड़ा कि यार कभी और जो मिस मैच, क्या 3 स्टेज थे या 6 स्टेज थे, 3 लेवल थे या 6 लेवल थे, बस यही है। तो 6 स्टेज, 6 स्टेज, 6 स्टेज, एस 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 एस, बस याद रखें। तो इन्होंने 3 तो दिए लेवल्स और 6 दी अवस्थाएं। हर एक लेवल की 2 अवस्थाएं दी, हर एक लेवल की 2 अवस्थाएं दी, एक पहली एक दूसरी, एक पहली एक दूसरी, एक पहली एक दूसरी। तो अगर आपको पूछे कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके स्तर या उसके लेवल कितने थे? उसके लेवल थे 3, और उसके स्टेज या फिर अवस्थाएं कितनी थी? अवस्थाएं थी 6। क्लियर? अवस्थाओं को याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो ऐसे कि चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, ऐसे। अब पहले पढ़ते अपन पहले स्टेज के बारे में, सॉरी पहले स्टेज नहीं, पहले लेवल के बारे में चलते हैं। ओके, यहां तक आपने लिख लिया है इसी कहानी के माध्यम से। पहला लेवल क्या है? रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। रूढ़ि पूर्व, अभी जब इंग्लिश में नाम आएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। रूढ़ि पूर्व अवस्थाओं में चिंतन। बात तो चिंतन ही कर रहा है ना, बात तो चिंतन की ही कर रहा है, क्योंकि बच्चे के सामने अगर आपने एक कहानी रखी है तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा। सोचने का मतलब है बच्चे ने क्या किया? चिंतन। तो रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। क्लियर? इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। कौन सा बोलते हैं इसको? प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल।
पूर्व अवस्था में चिंतन या प्री कन्वेंशनल लेवल। अगर इसको और बोल दे तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, पूर्व परंपरागत चिंतन। अब आपके समझ में आ गया, ये तीन नाम लिखते ही, पूर्व परंपरागत चिंतन, यानी पहले का चिंतन और कैसा, परंपरा से चलता हुआ आ रहा चिंतन, पूर्व परंपरागत चिंतन। अब इसमें बच्चा क्या सोचता है, इससे बच्चे का स्तर कौन सा है, बच्चे का स्तर है प्राथमिक कक्षा का स्तर। बच्चा कौन से स्तर का है, बच्चा देखिए इसमें बच्चा है प्राथमिक स्तर का। प्राथमिक स्तर का बोले तो कि प्राथमिक स्तर का बच्चा लगभग 4 से लेकर के 10 वर्ष तक के बालक की से बात की गई है। प्राथमिक स्तर के कक्षा, प्राथमिक कक्षा के स्तर के बच्चे की बात है कि ये तो बच्चा कौन से स्तर का है, बच्चा है प्राथमिक स्तर का। ओके, तो रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन यानी 4 से 10 वर्ष की बात कर रहा है बालक में, प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व परंपरा का चिंतन है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है बालक। क्लियर? अब चलते हैं ध्यान से। अब ये पूर्व परंपरागत या रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन, इसमें होता क्या है, बच्चा कितने साल का है, बच्चा है 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, बच्चा है 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। अब मैं आपको कोहलबर्ग को यहाँ छोड़िए और एक बार पीछे कल वाले पे जाइए, जीन पियाजे पे। जीन पियाजे पे जब मैंने ये इस उम्र के बच्चे की बात की, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की, तो मैंने कहा था कि बच्चा क्या समझता है कि जो नियम है, जो कायदे, जो कानून बने हुए हैं, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर मैंने नियम तोड़े तो मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट मिलेगी तो बच्चा दंड से बचना चाहेगा। क्या चाहेगा बच्चा, बच्चा दंड से बचना चाहेगा। समझ में आया, बच्चा क्या होगा, बच्चा दंड से बचना चाहेगा। प्री कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं कि बच्चा इसमें दंड से बचना चाहेगा, क्योंकि बच्चा कितने साल का है, 4 से 10 वर्ष तक। और क्यों, क्योंकि बच्चा सोचता है कि जो नियम या कायदे या कानून जो समाज ने उस पर बनाए हैं ना, वो नियम उस पर थोपे जा रहे हैं। नियम क्या होता है, उस पर थोपे जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है उस नियम को मानने के लिए, उसको जबरदस्ती बनवाया जा रहा है। तो बालक के ऊपर नियम क्या होते हैं, बाह्य वातावरण से थोपे जाते हैं और बच्चा दंड से बचने का प्रयास करता है। कौन सी ये बात है, ये रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन या पूर्व परंपरागत चिंतन या प्री कन्वेंशनल थिंकिंग की बात करता है। रूढ़ि पूर्व चिंतन या फिर प्री कन्वेंशनल या फिर पूर्व परंपरागत में कौन सा है कि इसमें बालक दंड से बचना चाहेगा, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है, बच्चे के लिए पनिशमेंट ही सब कुछ होती है। अगर बच्चे को थोड़ा डरा दिया तो बच्चा डर जाता है। 4 से 10 वर्ष का बालक है इसमें, और इसमें बच्चा क्या सोचता है कि उसमें नियम जो बाहरी वातावरण उस वातावरण से नियम उसमें थोपे जा रहे हैं। ये है प्री कन्वेंशनल। अब इसके लेवल से, इसके लिए तो पहला लेवल है, अब लेवल के स्टेज पे जाएंगे। पहला लेवल पढ़ लिया, ये लेवल कौन सा था, यानी स्तर है पहला। अब स्तर की अवस्थाओं पर जाएंगे, इसकी 2 अवस्थाएं, उन दोनों अवस्थाओं के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि पहली अवस्था में क्या होता है और दूसरी अवस्था में क्या होता है। क्लियर? इसमें बालक प्राथमिक कक्षा होता है, इसमें बालक जो कुछ भी सीखता है ना, वो अस्थायी हो जाता है और जीवंत पर्यंत रहता है। यानी जो कुछ भी बालक सीखता है, तो जो सीखा है वो सीखा वो बालक में क्या हो जाएगा, स्थायी, और जीवन पर्यंत चलेगा, जीवन पर्यंत चलेगा। यानी बालक इसमें जो कुछ भी सीखता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और वो जीवन पर्यंत काम होता है। जैसे 4 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र को हम बालक को हम क्या गणित सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं। क्या आपने आप जो बचपन में जो ABCD गिनती क्या गणित पढ़े थे, क्या आज तक भूले हो? बेशक नहीं भूले, स्थायी ज्ञान था, जीवन पर्यंत आप काम आएंगी वो चीजें। तो जो इस अवस्था में बालक को, कौन सी अवस्था में, जो पहली स्टेज है रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन, इसमें बालक जो भी कुछ सीखेगा वो स्थायी होगा और जीवन पर्यंत चलने वाला होगा। क्योंकि इसमें प्राथमिक कक्षा का बालक है, प्राथमिक स्तर है उसका, प्री कन्वेंशनल लेवल है, तो इसलिए बालक जो कुछ भी सीखेगा उसके क्या होगा, जीवन पर्यंत उसके लिए रहेगा। क्लियर? अब इसका पहला चरण, अब इसके 2 चरण है ना, उनमें पहला चरण, ये तो क्या थी, ये तो पहला इसका स्तर है, पहला जो स्तर था, पहला लेवल है। अब इस पहले लेवल के 2 अलग अलग स्टेज है। मैंने आपको बताया पहले लेवल क्या थे, क्या है इसके
दो अलग अलग स्टेज हैं। अब अलग अलग स्टेज के बारे में बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये आप नोट नहीं किया तो, और फिर मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप दोबारा समझ लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कोलबर्ग के नैतिकता की। मैं क्या कह रहा हूँ, कोलबर्ग में थोड़ा टाइम लग जाने दो, इसके 3 स्टेज हैं, आराम से 3 क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढंग से करेंगे कोलबर्ग को पूरा अच्छे तरीके से, नैतिक विकास। लेकिन उसके बाद आपको कोलबर्ग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहले लेवल अपना आज सिर्फ यही लेवल चलेगा, आज केवल यही लेवल चलेगा, रूढ़िपूर्व अवस्था में। अब इसके 2 स्टेज बताऊंगा, तब जाकर के लेवल आपके सामने पूरा हो जाएगा। क्लियर? ओके। फिर दूसरे दिन दूसरा लेवल चलेगा और तीसरे दिन तीसरा लेवल चलेगा। कल जीन पियाजे पढ़ा, 3 क्लासेस में ये बढ़ेगा, और अंत की एक चौथी क्लास, हर एक टॉपिक के लिए अपनी 4 क्लास चलती है, और उसमें कोलबर्ग का जितना भी जो मैटर है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ बचा कुचा, वो सब अपन क्लियर करने लगभग 4 क्लास में या 3 या 4 क्लास में अपना पूरा हो जाएगा। और रूढ़ि, तो आज के कोलबर्ग का सिद्धांत, हिंज की कहानी बताई। हिंज की कहानी में सबसे पहले क्या था, इसने कितने स्तर बताए, इसने 3 लेवल या फिर 3 स्तर बताई और 6 स्टेज या 6 अवस्थाएं बताई। पहला स्तर कौन सा है, अभी मैंने अवस्थाओं की बात नहीं की है। पहला स्तर कौन सा है, रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, प्री कन्वेंशनल लेवल या प्री कन्वेंशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, पूर्व परंपरागत चिंतन की मैं बात कर रहा हूँ। जब जीन पियाजे ने भी यही बात की थी, 4 से 10 वर्ष का बालक है, मतलब बालक कौन से स्तर का है, प्राथमिक स्तर का। प्राथमिक स्तर का बालक है, वो दंड से बचने का प्रयास करेगा, हमेशा सजा से, हमेशा पनिशमेंट से बचने का प्रयास करेगा। उसको लगता है कि जो नियम है, जो कायदे कानून उस पर जो चल रहे हैं, वो बाहरी वातावरण से उस पर थोपे जाते हैं, उसको जबरदस्ती उन कानूनों को मनवाया जाता है। उसके बाद जो भी बालक इस अवस्था में सीखता है, इस प्रारंभिक जो प्राथमिक स्तर पर सीखता है, वो हमेशा स्थायी रहता है, स्थिर रहता है और जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। क्लियर? ये रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला लेवल है, और पहले लेवल के अब 2 स्तर पढ़ेंगे, उन दोनों स्तरों को अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अब इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर दूं। ओके, अब इसके जो 2 अपने, ये पहला लेवल हो गया ना। अब इस पहले लेवल का पहला स्तर अपन, जो पहले लेवल का पहला अपन स्टेज पढ़ेंगे, पहली लेवल अवस्था पढ़ेंगे। तो चरण फर्स्ट, अवस्था फर्स्ट लिख दो, चरण फर्स्ट लिख दो, आपकी मर्जी। अब इसी में है, इसी में लिखना है नीचे, चरण प्रथम। चरण प्रथम, प्रथम चरण क्या है? अब शुरुआत में प्रथम चरण कौन सा, 4 से 7 वर्ष का एवरेज ही, कि देखो 10 वर्ष तक आए तो 6 साल का गैप है, 6 साल के गैप को 3 के टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो पहले में क्या है, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख। पहला क्या है, एक तो बालक दंड में से डरेगा, तो दंड से डरेगा, क्या होगा बालक, आज्ञाकारिता। दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख, ये कौन सा है, ये पहले लेवल, पहली स्टेज का, सॉरी पहले लेवल का पहली स्टेज है, पहले स्तर का या पहले स्तर की पहली अवस्था है। कौन सी, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ओके, इसमें बालक क्या करेगा, इसमें बालक बाहरी सत्ता पर आधारित रहेगा। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक क्या रहेगा, बाहरी सत्ता पर आधारित रहेगा। बाहरी सत्ता पर आधारित मतलब होता है कि जो बाहर से जो उसका वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट उसको जैसे नियम सिखाएगा, उन्हीं नियमों की बालक क्या करेगा, बात करेगा। तो यानी इस अवस्था में बालक बाहरी सत्ता पर आधारित रहेगा। इज दैट क्लियर? एकदम समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, फिर उसके बाद दंड। अब बालक दंड से बचने का प्रयास करेगा। दंड बनाम आगे करते हैं, बालक क्या करेगा, दंड से बचने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। दंड से बालक बचेगा, यानी बाहरी सत्ता से पर आधारित है और बालक से दंड से बचेगा, और दंड से बचेगा तो क्या करेगा, आज्ञाकारी होगा। तो बालक क्या करेगा, आज्ञा का पालन करेगा। क्या करेगा बालक, आज्ञा का पालन करेगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? यानी दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख की बात कर रहे हैं अपन। पहले लेवल जो है अपना लेवल है, उसकी पहली स्टेज के बारे में बात करें, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख, यानी बाहरी सत्ता पर आधारित रहेगा बालक, और बाहरी सत्ता पर आधारित रहेगा, दंड से बचने का प्रयास करेगा और आज्ञाकारी होगा।
इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कौन सी? ये पहला ही स्टेज चल रहा है अपना था ना रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, उसी का ही पहला स्टेज है चरण फर्स्ट। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन चलते हैं चरण सेकंड पे। कोलबर्ग के नैतिक विकास में चल रहे थे अपन। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सामने नहीं आ रहा है। दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्त, इसमें क्या है? इसमें बालक क्या करेगा? यही समझ आइए कि दंड से बचने का प्रयास करेगा और आज्ञाकारिता होगी उस बालक में। बाहरी सत्ता पर आधारित है ये। 4 से 10 वर्ष जीन पियाजे को भी साथ में माइंड में रखिए कि जीन पियाजे ने किसकी बात की थी और कोलबर्ग किसकी बात करे। बस उसी जीन पियाजे ने 4 से 10 वर्ष की बात की, इस कोलबर्ग ने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ओके, तो दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख है, इसमें बाहरी सत्ता पर आधारित बालक रहेगा, दंड से बचने का प्रयास करेगा। यानी बालक हमेशा पनिशमेंट से बचेगा। और बालक यदि पनिशमेंट से कब बचेगा? जब बालक आज्ञा का पालन करेगा। बच्चे को जो आदेश दिया जाए अगर उसका बालक पालन करेगा तो दंड से बचा रहेगा, नहीं उसको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे बच्चे के दिमाग में धारणा रहती है। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का पहला जो लेवल का पहला स्टेज कौन सा है? दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख। ओके, रफ कर दूं सॉरी। अब चलते हैं सेकंड स्टेज। अब चलते हैं सेकंड स्टेज में, चरण द्वितीय। अपने पहला चरण पढ़ लिया, अब कौन सा चरण पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे चरण द्वितीय। इसमें क्या है? इसमें है साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुख। साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुख। आपको मैं एक बात बताऊं, जो क्लास से अपनी 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की जो बुक है ना, वो आप ले आइए। उनमें ये चीजें दी हुई है ना, एक बार यहां से पढ़ने के बाद एक बार वहां से और देख लेना, ताकि अगर किसी भी प्रकार का आपके माइंड में रहता है कि ऑथेंटिक चीज़ नहीं है तो ऑथेंटिकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को चैलेंज करना है, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक से, ऑफिशियल साइट से उसको चैलेंज कीजिए, सरकार बाकायदा मानेंगे। आप किसी गाइड का देते हो सबूत कि ये फलाने राइटर की वो गाइड है, इसके आधार पे, तो कोर्ट उसको फटाक से खारिज कर देता है। लेकिन वही आपके पास कि देखो आप जिस एग्जाम में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा रहे हो, उस एग्जाम में उस बुक में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, देखो ये बात तेरी उसमें लिखा हुआ है, उसके आधार पे गवर्नमेंट, इसका मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो तो गवर्नमेंट खुद चीज़ों को कभी गलत नहीं मानती, उसके आधार पे उसको आंसर सही मानना पड़ेगा। तो साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुख की बात कर रहे हैं। ये इसकी कौन सी है? लेवल फर्स्ट की सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है। अब इसमें क्या है? इसमें बालक व्यक्ति के आधार पर केंद्रित रहेगा। किसके ऊपर केंद्रित रहेगा? व्यक्ति के आधार पर केंद्रित रहेगा और एक दूसरे का हित साधेगा। एक तो देखो, जब बालक साधने की बात कर रहा है तो किसी न किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर आधारित रहेगा। उसमें किस पर आधारित था? उसमें बाहरी सत्ता पर आधारित था। इसमें किस पर रहेगा? इसमें व्यक्ति पर आधारित रहेगा। किस पर आधारित रहेगा? बालक व्यक्ति के पर आधारित रहेगा और किसी के कार्य को, हितों को साधने में सहयोग करेगा। तो बालक किसके ऊपर आधारित रहेगा? बालक रहेगा व्यक्ति पर आधारित और एक दूसरे के हित साधेगा। एक दूसरे के हित साधने, यानी बालक जो व्यक्ति पर आधारित रहेगा और एक दूसरे के हित साधने के लिए क्या करेगा? हित साधने के लिए क्या करेगा? बालक नैतिक चिंतन करेगा। क्या करेगा बालक? एक दूसरे के हित साधने के लिए नैतिक चिंतन करेगा, एक दूसरे के भले करने के लिए मॉरल थिंकिंग करेगा, नैतिक चिंतन करेगा बालक। ओके, समझ में आ गया? और फिर अब बताइए, बालक जब किसी व्यक्ति पर आधारित होगा, किसी के हित की बात करेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने मेरा काम किया, तो क्या मैं उस बालक को सम्मानित करूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा या फिर उसको शाबाशी दूंगा? बेशक दूंगा। मैंने किसी बच्चे को ये काम करने के लिए दिया, उस बच्चे ने वो काम पूरा कर लिया, तो उसको अगर मैं शाबाशी देता हूँ या किसी प्रकार का इनाम देता हूँ, तो इसका मतलब बालक किसके लिए करता है काम? ये सारा काम बालक करता है पुरस्कार के लिए। किसके लिए करता है? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। बालक में कहते हैं, बालक में पुरस्कार प्राप्त करने क्या रहती है? अभिप्रेरणा का उपयोग करता है। किसका? यानी बालक क्या, इसे बच्चा क्या सोच रहा है कि जब यदि मैं काम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे अवार्ड मिलेगा।
है ना। तो इसलिए बालक ये काम करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर दें। ये अपना आज का पहला स्तर और पहला लेवल हो गया पूरा। क्लियर? चलिए अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। देखिए कोलबर्ग के नैतिक विकास की अपन बात करते हैं, अपन पहले लेवल की पहली स्टेज अपन ने पढ़ ली। अब दूसरी स्टेज क्या है? साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुख। इसमें क्या है? इसमें बालक व्यक्ति पर आधारित रहेगा। किस पर बालक आधारित रहेगा? पीछे वाले में, इसके पहले चरण में बालक सत्ता पर, बाहरी सत्ता पर आधारित था। इसमें बालक व्यक्ति पर आधारित रहेगा, किसी न किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड रहेगा और एक दूसरे के हित को साधने की नैतिक चिंतन, एक दूसरे के हित को साधने के लिए क्या करेगा? नैतिक चिंतन करेगा कि मुझे उसका भला करना है, इसके लिए नैतिक चिंतन। अब सोचो किसी का हित साध रहा है, किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब उसको पुरस्कार क्या मिलेगी? अभी प्रेरणा, उसको पुरस्कार, उसको मोटिवेशन मिलेगा पुरस्कार के लिए। छोटे बच्चे को होता है ना, उसको मतलब कॉपी में अगर होमवर्क करके आता है तो टीचर को बोलता है कि आप मुझे गुड डाल दीजिए, आप मुझे क्या डाल दीजिए? गुड डाल दीजिए। एक बात आपको बताऊं, देखो एक चीज क्लियर, अपने जो जी लिखते हैं ना, जी यूं लिखते हैं, है ना, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा जी होता ही नहीं। जी होता है यूं, ये होता है जी। सही जी यही है, आपको ये वाला जी गलत है। क्लियर? वास्तविक अगर अपन लिखते हैं जी, हालांकि ऐसा ही लिखते हैं, हम भी ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जी अपना ऐसा होता है। यकीन नहीं होता ना, छोटे बच्चों को जो होता है बोलते हैं जो पट्टी पाड़ा वाला, है ना, जिससे ABCD गिनती वो लिखी होती है, उसमें जाके चेक कीजिए छोटे बच्चों की, तो इसमें आपको जी इस प्रकार से लिखा मिलेगा। ये जी बिल्कुल गलत है, ये जी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये आज का अपना सेशन था। इसमें अपने कोलबर्ग के जो नैतिक विकास के अपने पहले जो लेवल की, जो शुरू के 2 लेवल है उनको पूरा कर लिया और एक अपनी स्टेज को पूरा कर लिया। क्लियर? तो 6 स्टेज में से अपनी 2 स्टेज कंप्लीट हो गई और एक लेवल अपना क्या हो गया? पूरा। पहले लेवल की अपनी 2 अवस्थाएं पूरी कर ली। क्लियर? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक आपको वीडियो देखने में, इनमें मतलब साइकोलॉजी इस तरीके से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, किस प्रकार क्या कमी रह गई है वो आप हमें बताते चलिए, उसका हम सुधार कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।